नमस्कार दोस्तों, this will be the last video in our lecture series on the Oxfam report, Oxfam International Report 2024. So thank you so much for your love, support and like, comment, suggestions. So now we are going to discuss the last chapter of the Oxfam International Report 2024 as I promised कि ये 5 लेक्चर होगा, 5 लेक्चर का सीरीज होगा ऑक्सफैम रिपोर्ट पर। ये लास्ट होगा और लास्ट का जो चैप्टर है वो एक तरह का कंक्लूजन या सजेशन कह सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इस रिपोर्ट के टाइटल का नाम है इनइक्वालिटी इंक, हाउ कॉरपोरेट पावर डिवाइड्स आवर वर्ल्ड एंड नीड फॉर अ पब्लिक एक्शन, ये टाइटल था। और हमने पीछे के चारों चैप्टर्स को, 3 चैप्टर्स को इंक्लूडिंग इंट्रोडक्टरी डिटेल में डिस्कस किया कि ये पूरा का पूरा रिपोर्ट बताता है कि पूरे विश्व में इनइक्वालिटी कैसे बढ़ाया जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसका प्रभाव लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वातावरण के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है, किस तरह का बिजनेस मॉडल चल रहा है, क्या है वाशिंगटन कंसेंसस, क्या है वॉल स्ट्रीट कंसेंसस। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया डिफरेंट चैप्टर्स में, पहले चैप्टर्स में, दूसरे चैप्टर्स में, तीसरे चैप्टर्स में। और उन डिस्कशन में ये बताया गया कि कैसे इनइक्वालिटी को बढ़ाया जा रहा है कॉरपोरेट पावर के द्वारा, मोनोपोली पावर के द्वारा, कैसे लोगों का शोषण किया जा रहा है आर्थिक रूप से, वातावरण का नुकसान करके, उनके आय में कमी करके, कैसे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको बढ़ावा दे करके कैसे इनइक्वालिटी के दायरा को बढ़ाया जा रहा है। और जब बढ़ाया जा रहा है, ये हम डिस्कस कर लिए, तो ये भी डिस्कस करना हमारा बनता है कि आखिर ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रहा है, हमने पहले ही कहा है, ये रिपोर्ट कहीं ये नहीं कहता है कि इनइक्वालिटी तुरंत ख़त्म कर दी जाएगी, एक नए व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हमने ये भी कहा है कि ये किसी का आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, किस राजनीतिक पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, एक ऐसे संस्थान का रिपोर्ट है जो जस्टिस के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, निर्धनता को कम करने के लिए काम करती है, रिपोर्ट जारी करती है, उस पर बहुत बहस होता है। लेकिन अगर आप समस्या का डिस्कशन करते हैं तो उसके सॉल्यूशन पर भी बात होनी चाहिए और उसी सॉल्यूशन को इस रिपोर्ट ने चैप्टर नंबर 4 में शामिल किया है और इसका हेडिंग दिया है टुवर्ड्स एन इकोनॉमी फॉर ऑल। हमारे सामने रिपोर्ट है, मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस रिपोर्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चौथा चैप्टर जो है, ये चौथा चैप्टर का हेडिंग जो है, टाइटल जो है, टुवर्ड्स एन इकोनॉमी फॉर ऑल, एक ऐसे इकोनॉमी की तरफ जो सबके लिए हो, केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं हो, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ हो, इक्वलिटी को बढ़ाए, इनइक्वालिटी को नहीं बढ़ाए, इनइक्वालिटी को घटाए और इक्वलिटी को बढ़ाए, समानता को बढ़ाए, असमानता को नहीं, असमानता कम करने की जरूरत। तो एक रिकमेंडेशन और कंक्लूजन के फॉर्म में है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट जैसे ही आप खोलेंगे, इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि इन दिस चैप्टर वी लुक एट द की स्टेप्स दैट कैन बी टेकन। तो इस सारे परिस्थिति में जहां असमानता बढ़ रहा है उसमें कौन सा स्टेप लिया जा सकता है। तो पहला क्या किया जा सकता है, ब्रॉडली टू रेडिकली इंक्रीज द लेवल ऑफ इक्वालिटी इन द वर्ल्ड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। पहला चीज़ क्या किया जा सकता है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये प्रयास किया जा सकता है कि इक्वलिटी को कैसे बढ़ाया जाए और इनइक्वालिटी को कैसे घटाया जाए। 2 लेवल हो सकता है जहां इक्वलिटी को बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। दूसरी बात, सेकेंड, टू रीन इन कॉरपोरेट पावर एंड बिल्ट इकोनॉमीज फॉर ऑल, नॉट इकोनॉमी दैट सीक टू रिवार्ड ओनली
रिचेस्ट। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि जो कॉरपोरेट पावर है जो बढ़ रहा है, मोनोपोली स्थापित कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। रिन इन कॉरपोरेट पावर एंड बिल्ट इकोनॉमीज, तो उस पर रोक लगाकर एक ऐसी इकोनॉमी आप बनाएं जो सबके लिए हो, समानता को बढ़ावा देता हो, न कि केवल सबसे धनी व्यक्ति को फायदा पहुंचाता हो। तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, दो तरीका हम अपना सकते हैं। तब ये अब कैसे किया जाएगा, ये दोनों स्टेप्स अगर आपको लेने हैं कि रेडिकली आप इनको इक्वलिटी को बढ़ाइए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, और एक ऐसा इकोनॉमी डेवलप करिए जहाँ कॉरपोरेट पावर को कम किया जाए, तो क्या करना होगा, वो स्टेप अब ये रिपोर्ट आपको बताता है। और पहला इसका रिकमेंडेशन है, रेडिकल इंक्रीज इन इक्वालिटी मस्ट बी ह्यूमैनिटी मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी। तो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, रेडिकल तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से इक्वलिटी में बढ़ावा, इक्वलिटी को बढ़ाना होगा। अगर रेडिकली हम नहीं बढ़ाएंगे तो ह्यूमैनिटी के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, आने वाले समय में इससे समस्या आ सकती है। तो इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंक्रीट प्लान बनाना होगा। रेडिकली एंड रैपिडली जो है गैप है रिचेस्ट और रेस्ट ऑफ सोसाइटी के बीच, उसको कम करना होगा। इसके लिए प्लानिंग पॉलिसीज बनानी होंगी, सरकारी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब जाकर कि ये इनइक्वालिटी में कमी आ सकता है। इसके लिए कहता है कि अब G20 की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास है, उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसी के साथ ये रिकमेंडेशन करता है कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 10 जो है उसमें इनइक्वालिटी को कम करने की बात की गई है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो अंतर है उसको कम करने की ज़रूरत है। तो ये बात ये रिकमेंड करता है। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि अगर इस तरह से हम रेडिकली प्रयास करते हैं तो क्या होगा, द ऑल गवर्नमेंट्स हैव स्कोप टू रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन देयर कंट्रीज एंड मस्ट सेट नेशनल गोल्स एंड डेवलप प्लान्स टू डू। ये रिपोर्ट आगू करता है कि ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, ये संभव है। ये अगर इनइक्वालिटी बढ़ रहा है तो ये आपका और आपके सोसाइटी का चॉइस है, इस वजह से बढ़ रहा है। इसलिए ये भी आपका चॉइस है कि इनइक्वालिटी को आप घटा सकें। आप अगर वैसा प्लानिंग बनाते हैं, वैसा चॉइस एडॉप्ट करते हैं या चूज करते हैं, तो इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। सो दिस शुड इंक्लूड अ clear time bound targets to reduce economic inequality, aiming for the total income of top 10% of population to be no more than total income of bottom 40%, known as Palmer ratio of 1। क्या मतलब हुआ इसका, ये रिपोर्ट रिकमेंड कर रहा है कि आप ऐसे पॉलिसी, ऐसे प्लान्स बनाएं जिसमें टॉप जो 10% पॉपुलेशन है, जिसको क्रीम या हैंडफुल पॉपुलेशन आप कहते हैं, कुछ लोगों की संख्या, उनके पास बॉटम 40% जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा वेल्थ नहीं होना चाहिए। और इसी को पाल्मा रेशियो 1 माना जाता है कि अगर बॉटम के 40% पॉपुलेशन के पास उतना है, 40% पॉपुलेशन के पास जितना धन है उतना ही धन टॉप के 10% के पास होना चाहिए। इसको पाल्मा रेशियो 1 कहा जाता है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये रिकमेंड करता है कि इनइक्वालिटी को कम किया जाए, और ये रेडिकल और एक्टिव प्लान बनाकर के, पॉलिसी बनाकर के ये किया जा सकता है। दूसरी बात जो सबसे अहम ये बात कहता है इस सेक्शन में, इस पार्ट में, कि गवर्नमेंट मस्ट आल्सो इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी डेटा कलेक्शन ऑन इनइक्वालिटी इन बोथ इनकम एंड वेल्थ। अभी तक हम लोग पिछले डिस्कशन में इनकम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बारे में बात की, वेल्थ के बारे में बात नहीं की है। ये कहता है रिपोर्ट रिकमेंड करता है कि गवर्नमेंट्स को हाई क्वालिटी डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है इनकम एंड वेल्थ पर। इनकम एक नैरो डिफिनेशन होता है कि आपका क्या इनकम हो रहा है, और वेल्थ
केवल पैसा, इनकम, प्रॉफिट ही नहीं है, वो पूरी चीज़ें जो आपके पास हैं, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लैंड हो सकता है, होम हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है, सबको मिला के वेल्थ, वो वेल्थ इनकम से एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें सारी चीज़ों को जो आपके पास हैं, जो आप पजेस करते हैं, उसको माना जाता है। और आज आप इस रिपोर्ट के बाद ये इनिशिएटिव भी G20 ने शुरू कर दिया है कि अब वेल्थ पर टैक्स लगाने की बात चल रही है। टोटल वेल्थ का कितना परसेंट इनकम टैक्स लगना चाहिए, ना कि इनकम, क्योंकि इनकम को कम दिखाने की, इवेड करने की, चुराने की, छुपाने की टेंडेंसी होती है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे कहता है कि हाई क्वालिटी डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसमें भी जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा शुड बी डिसएग्रीगेटेड बाय जेंडर, रेस एंड अदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। केवल ये डेटा नहीं, जनरल डेटा नहीं कि किसके पास कितना धन, उसको जेंडर के आधार पर भी डिसएग्रीगेट करिए, रीजन के आधार पर डिसएग्रीगेट करिए, रेस के आधार पर करिए, तब एक्चुअल फिगर पता चलेगा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसके साथ इनइक्वालिटी हो रहा है, और कैसे इसको एड्रेस किया जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि अब ये तो हो गया, ये हो गया, ये हमने आपके सामने रख दिया कि रेडिकल इंक्रीज करने की ज़रूरत है इनइक्वालिटी में, और वो कैसे होगा, पॉलिसी एंड प्लान्स के द्वारा। ये सोसाइटी का चॉइस है। दूसरा पार्ट जो रिकमेंडेशन का है वो ये कहता है कि आपको कॉरपोरेट पावर को कंट्रोल करना होगा, रीनिंग इन कॉरपोरेट पावर। फ्री अनरेगुलेटेड कॉरपोरेट पावर को आप नहीं छोड़ सकते, तो उसको रेगुलेट आपको करना होगा, और इसके लिए 3 स्टेप बताता है। ये 3 स्टेप बताता है कॉरपोरेट पावर को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहला कहता है कि रिवाइटलाइज द स्टेट। ये आप कह भी सकते हैं कि ये केन्सियन लॉजिक है। किन्स एक बड़े अर्थशास्त्री हुए जिन्हें कहा जाता है कि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट उन्होंने कैपिटलिज्म को और मार्केट इकोनॉमी को बचाने के लिए दिया था। खैर वो डिस्कशन अलग है। ये रिपोर्ट कहता है कि स्टेट को रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, उसको साइड नहीं कर सकते आप। और रिवाइटलाइज जब करेंगे, उसके इम्पोर्टेंस को जब आप वो करेंगे, तभी जा कर के ये कॉरपोरेट पावर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि ये स्टेट ही है जो इनकम टैक्स बढ़ाएगा, कॉरपोरेट इनकम टैक्स बढ़ाएगा, साथ ही साथ उनका जो स्ट्रक्चर है, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है, उनको चेंज करेगा, पब्लिक सर्विसेज को लागू करेगा ताकि अफोर्डेबल पब्लिक सर्विसेज लोगों को मिल सके। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हाउसिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा, मोनोपोली को कम करेगा, कंट्रोल करेगा। समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों से इसमें स्टेट का सबसे बड़ा रोल है। ये पार्ट कहता है। साथ साथ गवर्नेंस को इंक्रीज करेगा। ठीक है। एंड फॉर द प्रॉफिट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड सेक्टर सच एजुकेशन एंड हेल्थ, मतलब हेल्थ एजुकेशन को फ्री रखेगा। तो इस तरह से स्टेट का रोल बढ़ाना होगा अगर कॉरपोरेट पावर को आपको कंट्रोल करना। ये पहला उपाय है कॉरपोरेट पावर को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का, कि स्टेट को फिर से रिवाइटलाइज करिए। फिर कहता है कि कॉरपोरेशंस को रेगुलेट करना होगा स्टेट के द्वारा। जब तक कॉरपोरेशंस रेगुलेट नहीं होंगे, क्योंकि जब स्टेट को आप पावरफुल बनाइएगा, रिवाइटलाइज करिएगा, तो वही स्टेट कॉरपोरेट्स को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा और करेगा, तब जाके इनके पावर को आप कम कर सकते हैं। तो क्या? पावरफुल कॉरपोरेशंस आर ड्राइविंग एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, ऑल टू ऑफन ओवरपावरिंग गवर्नमेंट्स एंड अंडरमाइनिंग द चॉइसेस एंड फ्रीडम्स ऑफ पीपल ग्लोबली। तो मतलब क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को भी ओवर पावर कर रहे हैं, आपके चॉइसेस को भी सीज कर रहे हैं, आपको सही डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं, आपके फ्रीडम को रेगुलेट कर रहे हैं। तब तो गवर्नमेंट्स मस्ट यूज देयर पावर टू रीन इन द रनवे पावर ऑफ द कॉरपोरेशन। जो फ्री हैंड मिला हुआ है ना कॉरपोरेशंस को, उनको रेगुलेट करना होगा। तो क्या करना होगा? मोनोपोली अब ज़्यादा मत बनने दीजिए, एक्विजिशन और मर्जर पर कंट्रोल करिए ताकि मोनोपोली नहीं बढ़े,
उनका जो स्ट्रक्चर है कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, जिसमें शेयर होल्डर्स और जो उसके सीईओ हैं, उनको जो ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर करने का मौका मिल रहा है उसमें आप चेंज करिए। सीईओ के पे पर आप रोक लगाइए। ये उपाय बताता है ये रिपोर्ट। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि ये इंश्योर करे सरकार कि जब तक लिविंग वेजेस लोगों को ना मिल जाए, वर्कर्स को ना मिल जाए, जब तक उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंटल डैमेज को कंपेंसेट करने का वो नहीं अगर कर दें, तब तक डिविडेंड ना देने दिया जाए शेयर होल्डर्स को, शेयर बाई बैक नहीं करने दिया जाए। ये इंश्योर करे स्टेट की सबसे पहले लिविंग वेज दिया जाए, उनका वर्किंग कंडीशन ठीक किया जाए वर्कर्स का, वातावरण को जो डैमेज हो रहा है उसको कंपेंसेट किया जाए, टैक्स इवेजन ना हो, टैक्स की चोरी ना हो, उनका इंटरफेरेंस पॉलिसी मेकिंग में ना हो। तो जो चीज़ें पहले के चैप्टर्स में उठाई गई हैं कि कैसे कॉरपोरेट पावर जो है इनइक्वालिटी और मोनोपोली को बढ़ा रहा है, उस पर कंट्रोल करना होगा स्टेट को। तो वो कैसे होगा? मोनोपोली पावर को ब्रेक करिए, नॉलेज पे जो उनका कंट्रोल है उसको कम करिए, पेटेंट रूल्स पे उनका जो कंट्रोल है उसको हटाइए, ताकि सबको फैसिलिटी, सबको सर्विसेज, गुड्स इजीली अवेलेबल हो। मार्केट में जो उनका मोनोपोलाइजेशन है, मोनोपोली है प्राइस फिक्स करने का, उनको कम करिए, प्रॉफिट मार्जिन को लिमिट करिए। दीज आर द थिंग्स विच हैज बीन रिकमेंडेड बाय दिस रिपोर्ट इन दिस पार्ट टू रीन द कॉर्पोरेट पावर, रीन द रनवे कॉर्पोरेट पावर, जो फ्री हैंड मिला है उसको कंट्रोल करने का ये सब उपाय बताया जा रहा है। फिर ये रिपोर्ट कहता है कि आप जेंडर जस्टिस का जो लॉज है उसको आप स्ट्रेंथन कीजिए, उसको आप मजबूत कीजिए। फिर जो ह्यूमन राइट्स है, एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस है, उसके लिए कानून को मजबूत करे स्टेट, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है जो वर्कर्स के फेवर में है कि सपोर्ट एंड इंकरेज द ट्रेड यूनियंस। जब ट्रेड यूनियंस को मजबूत आप करेंगे, उसके मेंबरशिप को बढ़ाएंगे, तो उनका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा और लिविंग वेजेस के लिए लड़ाई लड़ेंगे, डिसेंट वर्क के लिए, सेफ्टी के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे, पेंशन के लिए लड़ेंगे, सोशल सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे। और उनका जब पावर बढ़ेगा तो कॉरपोरेशन का कॉरपोरेट पावर कम होगा, इनइक्वालिटी कम होगा। इनका इनकम ज़्यादा बढ़ेगा तो उनका इनकम कम होगा कॉरपोरेट पावर का, सीईओज का, और इस तरीके से इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। फर्दर ये भी बात कहता है कि जो लॉज उनके यूनियनाइजेशन, यूनियन में शामिल होने, मेंबरशिप लेने पर रोक लगाता है, उस लॉ को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है और कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ाने की जरूरत है। इस पार्ट में ये रिकमेंड करता है। फिर जो इसका तीसरा पार्ट है जो बताता है कि कैसे कॉरपोरेट पावर को हम कम कर सकते हैं। पहला क्या बताया इस पार्ट में? रिवाइटलाइज द स्टेट, रेगुलेट द कॉरपोरेशंस। और थर्ड जो कहता है री इन्वेंट द बिजनेस, बिजनेस को नए तरीके से स्ट्रक्चर करिए। जो मॉडल चल रहा है उससे काम नहीं चलेगा। री इन्वेंट बिजनेस, नए तरीके से री इन्वेंट करिए, नए तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए। सो व्हाट इट इज कोटिंग? डैमेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, द ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफी डिमांड दैट वी क्रिएट अ रेडिकली डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो डिफरेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस आपको इंश्योर करना होगा, क्रिएट करना होगा। एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स आर बाय डिजाइन अनडेमोक्रेटिक एंड रन बाय एन इंटरेस्ट ऑफ ए स्मॉल एलिट। जैसे हमने कहा था, शुरू में भी हम लोग डिस्कस किए कि अभी का जो पूरा सिनारियो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, प्लूटोक्रेसी है। और प्लूटोक्रेसी में सारा संसाधन, सारी व्यवस्था का आप कहें कि पावर एक छोटे से ग्रुप, फ्यू हैंड्स में रहता है, कुछ लोगों में रहता है। वही ये कह रहा है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है बाय डिजाइन अनडेमोक्रेटिक है, वो अलोकतांत्रिक, और जब ये काम करता है तो केवल कुछ लोगों के लिए काम करता है, और इस स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है।
So injecting democratic ownership and governance into mainstream business could not only help tackle wealth inequalities, it would also drive business decisions that better reflect the issues that matters to society. तो अगर डेमोक्रेटिक ऑनरशिप और गवर्नेंस आप बढ़ाते हैं बिजनेस में, उसमें शामिल करते हैं, तो ना केवल ये वेल्थ इनइक्वालिटीज को कम करेगा, बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से बिजनेस डिसीजंस लिया जा सकेगा और ये लार्जर स्तर पर सोसाइटी के लेवल पर सोसाइटी को फायदा पहुंचाएगा. तो दिस इज नॉट, और ये बताता है कि ये ऐसा नहीं कि अनथिंकेबल है, ऐसा संभव नहीं है. 2018 में यूएस का डेटा बताता है कि 19% ऑफ यूएस वर्कर्स ऑन सम शेयर इन देयर एम्प्लॉयर. तो 19% यूएस वर्कर्स जो थे उनका शेयर था एम्प्लॉयर में. एम्प्लॉय ओनर्स फ्रॉम रेशियलाइज्ड ग्रुप एंड वुमेन एम्प्लॉय ओनर्स हैव 30% एंड 17% हायर वेज इनकम रिस्पेक्टिवली कंपेयर टू नॉन एम्प्लॉय लोकल कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंट. तो उनका शेयर था. इससे इनइक्वालिटी में कमी आती है. एंड सो द गवर्नेंस इज डेमोक्रेटिक ओनरशिप इजंट कंसंट्रेटेड, सो प्रॉफिट इज मोर फेयरली शेयर्ड एंड दे आर ड्रिवन बाय सोशल मिशन. अगर ऐसा होता है जिसमें इस कॉरपोरेट मॉडल में, बिजनेस मॉडल में वर्कर्स का भी स्टेक है, उससे इनइक्वालिटी कम होगी, उनका शेयर बढ़ेगा, उनको फेयर वेजेस मिलेगा, और इस तरह से आप एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. तो ये इसका रिकमेंडेशन. फिर कहता है कि गवर्नमेंट कैन सपोर्ट अल्टरनेटिव बिजनेस बाय सपोर्टिंग देम. अलग तरह का बिजनेस डेवलप करो ना, जिसमें मोनोपोली ना बढ़े, एक्सप्लॉइटेशन नहीं बढ़े, जिसमें वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं दोनों का फेयर शेयर हो. इस तरह के मॉडल को सरकार को बढ़ाना चाहिए. फिर कहता है ये रिपोर्ट इस पार्ट में कि टैक्स और अदर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट टू प्रायोरिटाइज इक्विटेबल बिजनेस मॉडल. जो टैक्सेशन सिस्टम है भाई, वो उसके लिए इस्तेमाल करो ना जो इक्विटेबल प्रॉफिट पर बेस्ड है, इक्विटेबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करता है. उसके लिए क्यों कर रहे हो जो मोनोपोली को बढ़ावा दे रहा है? तो मोनोपोली को डिस्करेज करने की जरूरत. जो मोनोपोली को प्रमोट कर रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स लगाओ, जो मोनोपोली को नहीं प्रमोट कर रहा है उसको टैक्स में रिबेट दो, उसको सपोर्ट करो. ये सरकार को एडवाइस किया जा रहा है. फिर ये रिपोर्ट कहता है इसके बाद, ये 3 तरीके को बताने के बाद कि कैसे कॉरपोरेट पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं. पहले रिवाइटलाइज स्टेट कर दो, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा दो. दूसरा, रेगुलेट करो कॉरपोरेशंस को. और तीसरा, री इन्वेंट द बिजनेस मॉडल. ये 3 तरीकों से कॉरपोरेट पावर को रेगुलेट कर सकते हैं. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझिए कि एक सब हेडिंग है इस रिपोर्ट में, इस चैप्टर में, रूम फॉर होप. ऐसा नहीं है, आप पेसिमिस्ट मत होइए, आपके पास चांस है, आप इस परिस्थिति को बदल सकते हैं, इसमें बदलाव ला सकते हैं. हाउ? सो पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट कॉल टाइम ऑन द इकोनॉमिक मॉडल दैट पुट रिच शेयर होल्डर्स अबव all else and instead listen to their citizens who are demanding a fairer, more prosperous economy for all. Trying to wrench back control of global economy from elite might seem like an impossible task, but there is a hope, as these examples from around the world demonstrate. तो ये बताता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, सरकारें हैं, अपने आप को सरेंडर कर दी हैं. ये बाई चॉइस हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई होप नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपकी आशा को जीवित रखती है कि नहीं, इसमें बदलाव संभव है, पहले भी हुआ है, अभी भी हो सकता है, फ्यूचर में भी किया जा सकता है. एंड देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. जैसे ये LAC जो कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन कंट्रीज, उन्होंने एक समिट किया था वो अपने गवर्नमेंट के बीच में कि एक परमानेंट टैक्स प्लेटफॉर्म बने जिसमें यूनिफॉर्म टैक्स लगेगा इनकम के ऊपर, कॉरपोरेट इनकम के ऊपर. एंड दिस इज सेटिंग अ न्यू डायरेक्शन फॉर मोर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड फॉर रीजन टू रेज अ यूनाइटेड वॉइस ऑन इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म प्रोसेस. सो दिस इज अ अटेम्प्ट टू डेवलप an international tax reform process where tax will be imposed on the corporates. तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ये कर रही है, प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है. फिर ये कहता है रिपोर्ट
कि 2022 में अफ्रीकन ग्रुप्स ने भी इस तरह का इंटर गवर्नमेंटल टॉक शुरू किया है टैक्स के ऊपर, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज है, कॉरपोरेट्स हैं बड़े बड़े, उन पर टैक्स लगाया जाए और जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको बढ़ाया जाए, सो दैट कि इनकम गैप कम हो, वेल्थ का रिच डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक पहुंचे और लोगों को फेयर सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज मिले, खास करके वो जो इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। फिर सिविल सोसाइटी का रोल ये बताया है, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि एम्स्टर्डम में एक सीफुल एयरपोर्ट है जो कि कार्बन रिड्यूस करने के लिए उस पर प्रेशर बनाया गया। इसी तरह से टीबी का जो ड्रग्स बना था उस पर पेटेंट कंपनियां फाइल की थी, उसको सिविल सोसाइटी ने लड़के उसको फ्री किया ताकि सबको ये अवेलेबल हो। आप कोविड-19 के समय जानते हैं साइंटिफिक रेसिज्म की बात हमने पिछले वीडियो में की है, उसके बारे में आप जानते हैं। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। इवन इन यूएसए तो फेडरल ट्रेड कमीशन ने रिसेंटली एक लॉ सूट फाइल किया है अमेजोन के खिलाफ, क्योंकि उसका बिहेवियर जो था एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर था, एंड दे हैव इम्पोज हेवी फाइन। मीनवाइल यूरोपियन यूनियन also ordered a mandatory divestment of part of Google advertising business over competition concerns। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, you can do it, but the need is to take decisions in favor of general public and against these monopoly based corporations। फिर ये कहता है अल्टीमेटली होप इज अ चॉइस। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, आई विल रीड फॉर यू। अल्टीमेटली होप इज अ चॉइस, द कंटिन्यूड पाथ इज वन वेयर डोमिनेंट मॉडल इज of business and politics at the service of extreme capital enabled by monopolistic and financiers। अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्टेटमेंट है। फिर पढ़ता हूँ, कंटिन्यूड पाथ इज वन वेयर डोमिनेंट मॉडल इज ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स एट द सर्विस ऑफ एक्सट्रीम कैपिटल। मतलब जो अभी का पाथ चल रहा है, अभी का जो बिजनेस मॉडल चल रहा है, जो पॉलिटिक्स चल रहा है, समझिए इस बात, वो किसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है? पॉलिटिक्स और बिजनेस एक्सट्रीम जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। प्लस इनेबल्ड बाय मोनोपोलिस्ट एंड फिनांसर्स, तो अपने आप को समर्पित कर दिया है और वो किससे और मजबूत किया जा रहा है? इसको और आगे किसके द्वारा बढ़ाया जा रहा है? मोनोपोलिस्ट के द्वारा, एकाधिकारवादियों के द्वारा। और जो फिनांसर्स हैं, जो बड़े बड़े फंड को फिनांस करते हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, हेज फंड्स हैं, उनके द्वारा इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। हाउएवर अ क्लियर अल्टरनेटिव इज ऑल्सो ऑन ऑफर, one in which 21st century transformative public power repurposes our economy, in which regulated and reimagined business creates value for communities and workers as well as owners and executives, in which innovation and ingenuity are not treated as preserve of few but unleashed to serve the interest of many। ये रिपोर्ट कहता है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, अल्टरनेटिव है, और वो अल्टरनेटिव ऐसा है जो केवल फ्यू हैंड के लिए काम नहीं करता है, बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए करता है। और ये चॉइस बनाने के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी, इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, whether they are choosing in favor of few people or they are choosing in favor of public। So if they are choosing, they are making choices in favor of public, it is possible to reinvent business model, reinvent state, reinvent new kind of business which will work in the favor of largest interest of society। It is possible। And the last and closing statement of this chapter is, this choice is one above all for governments to make and for citizens across the world to come together to advocate to this to make this reality। ये चॉइस हमारे सरकारों को और जो भी अक्रॉस वर्ल्ड सिटीजन्स हैं उनको लेना है, बनाना है और एक साथ आना है, ताकि ये इसको रियलिटी में बदला जा सके, जो कि शोषण आधारित नहीं है, जो मोनोपोली आधारित नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर आधारित नहीं है, जो डेमोक्रेटिक है, जो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है,
जो समानता को बढ़ावा देता है, असमानता को बढ़ावा नहीं देता। और लास्ट में कहता है कि दिस रिपोर्ट इज डेडिकेटेड टू दोज फाइटिंग फॉर अ मोर इक्वल वर्ल्ड। तो हमने शुरू में कहा है कि ये नहीं कहता है, ये क्लेम नहीं करता है कि इनइक्वालिटी पूरी तरह से एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी, बल्कि एक प्रयास करने की बात करता है जिससे कि हम और एक अच्छे, एक समानतापूर्ण समाज की तरफ बढ़ सकें, इनइक्वालिटी को कम कर सकें, इनइक्वालिटी को कम कर सकें और इक्वलिटी को हम बढ़ा सकें। और वैसे जो लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसी के लिए ये रिपोर्ट, ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024 डेडिकेटेड है। सो दोस्तों, मित्रों, ये इस डिस्कशन के बाद ये हमारा लेक्चर सीरीज ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024 के ऊपर खत्म होता है। यहीं इसको कंक्लूड मैं करूंगा। ये लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर ऑफ ऑक्सफैम रिपोर्ट 2024। और ये इतना अहम रिपोर्ट है ये समझने के लिए कि आखिर पूरे वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है, कैसे लोग पैसा बना रहे हैं, कैसे धन इंक्रीज हो रहा है। और ये धन इंक्रीज भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेरिटी नहीं बढ़ी है, पॉवर्टी कम नहीं हुआ, एडुकेशन नहीं बढ़ा, बढ़ा है। बट सवाल ये है कि आखिर इन सारी चीज़ों का फायदा कुछ लोगों के पास इतना क्यों जा रहा है और कुछ लोगों के पास केवल उतना ही क्यों जा रहा है जिससे केवल वो जीवित रह सके, अपना ज़िंदगी बसर कर सके। सवाल यही है कि ये कैसा बिजनेस मॉडल है कि एक के पास अथाह पैसा है, धन है, वो समझ नहीं पाता कि हम खर्च कहाँ करें, और एक तरफ एक दूसरी ह्यूमैनिटी है जो 2 दिन के लिए जो रोज रोज अपना पेट चलाने के लिए लड़ रही है। एडुकेशन, हेल्थ और बाकी चीज़ तो छोड़िए। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस व्यवस्था को समझने के लिए, वैश्विक व्यवस्था को समझने के लिए ये सारे लेक्चर्स आप जरूर देखें, जरूर इस पर मंथन करें, विचार करें। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस रिपोर्ट का, उसको अगर आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ें। बहुत बड़ा रिपोर्ट नहीं है, फिर भी है, 70-80 पेजेज का ये रिपोर्ट है, आपको पढ़ना चाहिए, मैं ये भी रिकमेंड करूंगा। सो विद दिस आई विल एंड this part of lecture on Oxfam report, and I am very thankful for your love, suggestions, feedback. So thank you so much. Thank you so much for your patience, your hearing and all. और नेक्स्ट वीडियो में, किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं इस लास्ट लेक्चर के साथ इस सीरीज को आज कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।